डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम चर्चा करेंगे सेल के टाइप्स के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये किस बेसिस पर होते हैं। तो देखो जैसा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन 1950 साइंटिस्ट्स developed the concept that all organisms may be divided into two types based on the presence or absence of organized nucleus. These two types are prokaryotic cells and eukaryotic cells. तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1950 में जो है वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जो कि ऑर्गेनिजम्स को, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकता है। और ये किस बेसिस पर डिवाइड किया, तो ये जो है एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस के प्रेजेंस या फिर ऑब्सेंस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है सभी ऑर्गेनिजम्स के सेलों को, या फिर कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को। और ये दो प्रकार के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये तो आपने जान लिया कि सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो इस प्रकार से सेल के दो टाइप आपको ध्यान रखना है। अब जो है इन दोनों ही टाइप के सेलों को हम लोग वन बाई वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या होता है और कैसा होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसा कि हमें बताया जा रहा है, in biology, pro means before. The word karyos comes from a Greek word which means kernel. The prokaryotic cells have primitive organization of genetic material. These cells do not have well organized nucleus. The nuclear membrane is not enclosed by a nuclear membrane. These cells are generally similar in size and multiply much faster than the eukaryotic cells. These cells lack cell organelles such as mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, nucleolus, chloroplast, etc. तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे यही कहा है कि बायोलॉजी में प्रो का अर्थ होता है बिफोर, और जो वर्ड है कैरियोज, जो कि प्रो कैरियोज हम बोल रहे हैं ना, प्रो कैरियोटिक सेल, तो इसमें जो पहला वर्ड है वो प्रो था, प्रो का अर्थ मैंने बता दिया कि बिफोर होता है, और जो दूसरा आ रहा है वो है कैरियोज। तो कैरियोज जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है या फिर आया है जिसका अर्थ होता है कर्नेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि ये जो है जेनेटिक मटेरियल के प्रिमिटिव संगठन वाले, शुरुआती संगठन वाले जो हैं बहुत ही लेस डेवलप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल के बहुत ही कम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन संगठन होते हैं। ये जो सेल होते हैं इनमें अच्छे तरीके से डेवलप संगठित न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होते हैं, सॉरी, न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है इनके अंदर में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ऐसे सेल जनरली साइज में छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के तुलना में काफी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ऐसे सेलों में सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर में बैक्टीरियल सेल आ जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया आ जाएंगे, और साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएंगे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, वो सभी जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में आ जाएंगे। सो अब जो है आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो
कि यहाँ पर जो है ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके चारों तरफ से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में देखेंगे तो और साथ साथ इसके ऊपर सेल वॉल भी है, ठीक है। तो ये सेल वॉल भी इसके ऊपर है, चूंकि ये जो है एक बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों ही चीजें होती हैं। बट बीच में हम देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है कि इसके सेंट्रल रीजन में जो है हमें एक बिना मेम्ब्रेन वाला जो है न्यूक्लियोइड दिखाई देता है, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं है। यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जो कि चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होता है। अगर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता तो हम लोग ये समझ सकते थे कि चलो यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से संगठित न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि उसके जगह पर न्यूक्लियस के जैसा एक संरचना है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। और साथ साथ इसमें राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम के अलावा अगर बात किया जाए तो कोई भी जो है हमको ऑर्गेनल ऐसा नहीं इसमें मिलता है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हो। राइबोसोम तो मिलेगा इसमें जो कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, लेकिन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई ऑर्गेनल यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर जो है आपका प्लास्टिड है, चाहे वो लाइसोसोम हो, चाहे कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं मिलेगा जो कि आपका मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का जो है डायग्राम हुआ। अब हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है इसके बारे में। जनरली देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, जो कि चारों तरफ से एक आपके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड साइटोसोल वाले कंपार्टमेंट होते हैं। एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। Thus, in general, prokaryotes consist of a single closed compartment containing the cytosol and bounded by the plasma membrane। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए साइटोसोल वाले एक कंपार्टमेंट होता है, या फिर एक कंपार्टमेंट से मिलकर के बना होता है। ऑल्दो bacterial cells do not have a well-defined nucleus, the genetic material DNA is condensed into the central region of the cell। तो यहाँ पे कह रहा है कि हालांकि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके अंदर में जो है एक अच्छे तरीके से डिफाइंड वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो उस सेल के यानी कि बैक्टीरियल सेल के सेंट्रल रीजन में, यानी कि सेंट्रल जो उसका केंद्रीय क्षेत्र होता है, केंद्रीय जो भाग होता है वहां पर कंडेंस होते हैं, वो जो है सिकुड़े हुए अवस्था में होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट ऑफ और ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजाइड्स इन अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में अधिकांश या फिर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो है आपका सेल के सेंट्रल रीजन में मौजूद होता है, निवास करता है, रिजाइड करता है। This region is often referred to as incipient nucleus और न्यूक्लियोइड। यहाँ पे ये कह रहा है तो कि ये जो रीजन है सेंट्रल रीजन जहाँ पर कि सारे इंफॉर्मेशन रिजाइड करते हैं, इस सेंट्रल रीजन को हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड के रूप में जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोइड क्या है। न्यूक्लियोइड जो है आपका वो वाला रीजन है, यानी कि सेंट्रल रीजन है सेल का, जहां पर कि एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर में सारे या फिर अधिकांश जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजाइड करते हैं, निवास करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इन एडिशन मोस्ट राइबोसोम्स यानी कि द सेल्स protein synthesizing centers are found in the DNA free regions of the cell। तो आगे ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो अधिकांश राइबोसोम्स होते हैं जो कि सेल के प्रोटीन
सिंथेसाइज करने के सेंटर होते हैं वो सारे जो है सेल के डीएनए फ्री रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जहां पर कि डीएनए नहीं पाए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है सम, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है सम बैक्टीरिया ऑल्सो हैव एन इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम व्हिच इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है, जिसको कि हम लोग मेसोसोम कहते हैं, और ये जो है आपका डीएनए के सिंथेसिस और प्रोटीन के सीक्रेशन से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जुड़ा होता है। Thus, we cannot say that bacterial cells are completely devoid of internal organization. So, इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उनके अंदर में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर में जो है उनके सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है, जिसको कि हम मेसोसोम कहते हैं, और वो प्रोटीन के सीक्रेशन और डीएनए के सिंथेसिस से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं होते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। देखो आगे बताया जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल्स पॉसेस अ सेल wall which lies adjacent to the external side of plasma membrane. The cell wall is composed of layers of peptidoglycan and complex proteins and oligosaccharides. It protects cell and maintains itself. तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनके अंदर में एक सेल वॉल होता है जो कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ में एडजेसेंट होता है, यानी कि बगल में ही होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, मैंने ये कहा कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनके अंदर में उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ में उनके एडजेसेंट, उनके बगल में ही है, उनके समानांतर में ही जो है सेल वॉल पाया जाता है। अब ये जो सेल वॉल होता है ये आपका पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर से बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो आपका प्रोटीन और ओलिगोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो आपका सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल के अंदर में, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, और साथ साथ सेल के शेप को मेंटेन करता है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो इन बायोलॉजी यू मीन्स ट्रू, the word karyos comes from a Greek word which means kernel. In eukaryotic cells, the genetic materials has 2 or more DNA molecules to form chromatin fibers. The nuclear material is bounded by a nuclear membrane. These eukaryotic cells have well organized nucleus. These cells also possess well developed membrane bounded organelles such as mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, nucleolus, chloroplasts, etc. Eukaryotic cells are seen in plants, animals, protozoa and fungi. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बायोलॉजी में यू का अर्थ होता है ट्रू, और ये जो वर्ड है कैरियोज, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है कर्नेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल 2 या अधिक डीएनए मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 यानी जेनेटिक मटेरियल में जो है 2 या अधिक डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमेटिन फाइबर को बनाते हैं। साथ ही ये बता रहा है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर में अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, यानी कि सुसंगठित न्यूक्लियस पाया जाता है।
और इन सेलों के अंदर में जो है वेल डेवलप मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, यानी अच्छे तरीके से विकसित मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो ये सभी जो है वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल के अंदर में पाए जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर सीन इन प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं और फंगाई में पाए जाते हैं। Generally, in multicellular organisms, different parts of the organism perform different functions. This is called division of labor. Each eukaryotic cell has a specific components within it to perform their special functions. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अलग अलग अंगों के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग कामों को किया जाता है, और इसी को हम लोग लेबर ऑफ डिवीजन का लेबर का डिवीजन कहते हैं, यानी कि जो श्रम विभाजन कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। प्रत्येक यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें स्पेशल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर में, जो कि उसके खास कामों को परफॉर्म करते हैं, यानी कि कंप्लीट करते हैं। तो हमने अभी क्या बताया, हमने यही बताया कि आमतौर पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऑर्गेनिज्म के अलग अलग अंग अलग अलग कामों को करते हैं, और इसी को हम लोग श्रम विभाजन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल के अंदर में स्पेसिफिक यानी कि कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर में, जो कि उसके खास कामों को करते हैं। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखेंगे और उसके माध्यम से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूकैरियोटिक सेल का जो है डायग्राम दिखाया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको कि हम लोग आपका जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकते हैं। और इसके अंदर में जो है साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोसोल है, और साइटोसोल में बहुत सारे जो है आपके ऑर्गेनेल्स, जैसे कि देखो सबसे पहले तो न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे बीचों बीच में, और इसके अंदर में आपका जो है न्यूक्लियोलस भी है, और ये जो है न्यूक्लियस चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म के अंदर में देखेंगे तो हमको राइबोसोम दिखाई देगा, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, लाइसोसोम है। तो ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ये एक वेल डेवलप सेल है, यानी कि ये ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है, जिसको कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। सो now let us try to differentiate prokaryotic and eukaryotic cell with the help of diagram। तो अब जो है हम लोग ट्राई करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंशिएट करने का, यानी अंतर बताने का एक डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम बाद में, पहले हम लोग जो है फ्लो चार्ट देखते हैं। एक्चुअली इसका एक टेबल के माध्यम से हम लोग पहले जो है इसका स्टडी करते हैं, डिफरेंशिएट करने का प्रयास करते हैं। सो अब हम लोग जो है डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंस का चर्चा करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, यानी कि हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो पहला देखते हैं हम साइज को लेकर के। देखो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज का बात किया जाए तो ये जनरली छोटे होते हैं, 1 से लेकर के 10 mm तक के होते हैं, यानी कि जो है 1 मिलीमीटर से लेकर के, सॉरी यहाँ पे मिलीमीटर नहीं बल्कि माइक्रोमीटर को, सॉरी यहाँ पे जो है mm गलती से लिखा गया है, यहाँ पे माइक्रो होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जनरली प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के
बीच में होते हैं। जबकि बात किया जाएगा यूकैरियोटिक सेल का, तो ये जो जनरली बड़े होते हैं ये 5 माइक्रोमीटर से लेकर के ये 100 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, यानी कि 5 to 100 माइक्रोन तक के यूकैरियोटिक सेल का साइज होते हैं। अगला है न्यूक्लियस के आधार पर। तो देखो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मौजूद नहीं होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं तीसरा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का बात किया जाएगा, यानी क्रोमोसोम की संख्या का बात किया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बात किया जाएगा तो इसमें जो है एक से अधिक होगा। तो ये तीन हमने अंतर देखा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। अब देखते हैं चौथा अंतर। तो चौथा अंतर है न्यूक्लियोलस को लेकर के। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियोलस नहीं मौजूद होता है, उसमें न्यूक्लियोइड हो सकता है, ठीक है। और जबकि बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें जो आपका मौजूद होता है न्यूक्लियोलस, साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। पांचवा अंतर की बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। अगला है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का अगर हम लोग बात करें तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में जो है ये फीजन या फिर बडिंग के द्वारा होता है, जबकि बात करेंगे अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अंदर में, तो इसमें जो है आपका माइटोसिस या फिर मायोसिस के द्वारा होता है। अगला है एग्जाम्पल के आधार पर। तो देखो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या जिसको हम लोग ब्रू ग्रीन एल्गे कहते हैं, बीजीए कहते हैं शॉर्ट में। तो साइनोबैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर बैक्टीरिया, तो ये तीनों जो है ये सॉरी ये दोनों जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल का बात किया जाएगा तो इसमें जो है प्लांट आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे। तो इन सभी के जो सेल होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो यहाँ पर हमने मेजर 7 डिफरेंसेस का बात किया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आए हैं। अब हम लोग पेन पेपर टेस्ट करेंगे, पेन पेपर टेस्ट संख्या 11। सो पेन पेपर टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में आप लोगों को जो है अंतर बताना है। तो आपको तो मैंने अभी भी पढ़ाया था 7 ठो, यही 7 आप लोग ऐसे ही टेबल बना के लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर। इसके जस्ट पहले मैंने आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल के अंतिम पैराग्राफ में हमने आपको पढ़ाया था लेबर का डिवीजन कैसे होता है और लेबर का डिवीजन होता क्या है, मैंने डेफिनेशन भी बताया था। तो एक चीज मैं कहूंगा कि देखो पहले तो आप लोग इस पेन पेपर टेस्ट का जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप तो या तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पहले से ही आपको क्वेश्चन और सॉरी कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए था, ताकि आप नोट्स बना सकें। नोट्स बनाना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद से हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन मेसोजोन। तो मेसोजोन का आपको डेफिनेशन बताना है, जो कि मैंने अभी भी पढ़ा था। व्हाट आर द सेल वॉल्स कंपोज्ड इन बैक्टीरियल सेल्स। तो आपको बताना है कि बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो किससे मिलकर बना होता है। और पता नहीं मैंने कितना बार आप लोगों को बताया है कि जो बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होता है वो दूसरे चीज से मिलकर बना होता है, और मैंने कई बार आप लोगों को नाम भी बताया, बट इस बार नहीं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन करना है उस समय। और जो प्लांट्स के अंदर में सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, वो आपका दूसरे चीज से मिलकर बना होता है। तो कौन किससे मिलकर बना होता है, ये दोनों आप लोगों को जो हमेशा ध्यान रखना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर में सेल वॉल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है डिफाइन इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको बताना है। ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है व्हाई कैन नॉट वी से दैट बैक्टीरियल सेल्स आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अभी इसी लेक्चर में समझाया था। तो आपका छठा क्वेश्चन है कि क्यों हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल
पूरी तरह से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कंप्लीटली, ये हम क्यों नहीं कह सकते। सो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है गिव अ नोट ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर आपको एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी लिखना है, एक टिप्पणी देना है। साथ ही बेहतर होगा कि आप एक प्रोकैरियोटिक सेल का उसमें जो है डायग्राम भी दें। सो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो डिफरेंट टाइप के सेल कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं, जो कि इस चैप्टर के अंदर में पहला टॉपिक था। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।